कक्षा 12 न्यूमेरिकल्स चल रहे थे आपके लेसन 1 विलियन नाम का जो चैप्टर चल रहा था उसका न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। न्यूमेरिकल्स में हमने आपको एक वीडियो दी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले आपको दे दिए। उसके बाद में एक वीडियो आया जिसमें हमने 4 सवाल कराए थे, ये उससे अगला वीडियो है। यदि हम पहले चैप्टर की बात करें तो उसका ये 10वां वीडियो है। इससे पहले थ्योरी आई, बाकी सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से कराई गई थी। जो नए हैं वो पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो पहला सवाल है देखिएगा, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल के मोलों की संख्या, या आपसे कह सकता है जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो, या जल का मोल अंश, सॉरी मोलों की संख्या ना, जल के मोल अंश ज्ञात करो, या जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। इस तरह से आएगा, मोलों की संख्या नहीं, जल के मोल प्रभाज की गणना करो या जल के मोल अंश की गणना करो। ठीक है, एक तरीका है कि जब कोई विलयन होता है उसमें कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं तो पहले उन दोनों जो भी पदार्थ हैं उनके मोलों की संख्या निकाल लो। उसके बाद में यदि मैं ए का मोल प्रभाज चाहिए तो ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यानी कि NaNb। मतलब ये कि ए के मोलों की संख्या Na और बी के मोलों की संख्या ये, तो नीचे कुल मोलों की संख्या, ऊपर जिस पदार्थ का हमें मोल प्रभाज चाहिए उसका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, चलिएगा सबसे पहले आपको दिया क्या है, आराम से हम कर लेंगे सब चीज़ को सॉल्व। आपको 72 ग्राम जल कितना दे रखा है, जल आपको दे रखा है 72 ग्राम। ओके, ठीक है। अब जल का सूत्र क्या होता है, जल होता है H2O। ठीक है, अब जल का अणुभार निकाल देंगे। जल का अणुभार उसी तरीके से काम करेंगे जैसे हम करते आए हैं। जल का अणुभार कितना हो जाएगा, H का अणुभार 1 गुणा कर देंगे 2 प्लस O का 16, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2, 2 और 16 कितना हो जाएंगे 18। ये हो गया 18। ठीक है, जल का ये भार आपको दे रखा है, यानी कि जल की मात्रा, यहाँ पे लिख दीजिएगा जल की मात्रा या जल का भार कह दीजिए। जल का भार कितना दे रखा है 72 ग्राम, और जल का अणुभार निकला है इतना। तो अब जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या हम मान ले रहे हैं, आप ऐसा कह दीजिए जल के मोलों की संख्या N1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। भार कितना है, जल का भार है 72, अणुभार 72, जल का भार कितना 72, जल का अणुभार कितना है 18। 18 का भाग कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4। तो जल के मोलों की संख्या कितनी निकली आई 4। अब आगे पढ़ो, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो आपका एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल 92 ग्राम दे रखा है। अब एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, या सीधे सीधे बात करो, एथिल अल्कोहल का अणुभार क्या है, एथिल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH। तो ये कितना, C का कितना 12 गुणा 2 प्लस H का 1 गुणा 5 प्लस O का 16 प्लस ये हो जाएगा 1। सबको जोड़ो, देखिए C का होता है 12 अणुभार, 2 की गुणा क्योंकि 2 अणु हैं। H का 1 होता है 5 की गुणा क्योंकि 5 अणु हैं। O 16 1 है, H 1 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, 30 10 40 6 46, टोटल मिला के 46। इस लाइन को सॉल्व कर लीजिएगा, 46 आ जाएगा। इतना तो आप समझते हो चाहे बायोलॉजी के हों या मैथ के हों। ठीक है, ये 46 आ गया। अब हम करेंगे एथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ये हम N2 मान लेंगे, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा भार बट्टे
अणुभार। तो N2 बराबर, देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमने N2 मान ली, तो भार बट्टे अणुभार, भार किसका लगेगा, एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना है, एथिल अल्कोहल ही रहा, एथिल अल्कोहल का भार 92 ग्राम, तो 92 लिख देंगे। नीचे अणुभार कितना है एथिल अल्कोहल का, 46, इसका भाग करेंगे 46 दूनी 92, तो कितना आ जाएगा 2, तो N2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, ठीक है। अब आपको जल के मोलों की संख्या ये आ गई और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये आ गई। हमको क्या चाहिए, जल का मोल प्रवाह चाहिए, तो निकाल देंगे जल का मोल अंश कह दे या मोल प्रवाह कह दे, बात एक ही है, ठीक है। चलिएगा, जल का मोल प्रवाह हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे जल। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या बनेगा, जल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी मानी है हमने, N1 मानी है, ये रही। और कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, N1 + N2, सीधी सीधी बात, N1 + N2। भाई कुल मोल कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना है, ये है आपका N1 की जो वैल्यू है वो है 4, नीचे 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 में भाग कर लीजिए 3 का, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 3 6 18, फिर 2 बचेगा, यानी कि 0.6666 इसी तरीके से आता रहेगा, 0.67 आप इसको कह सकते हो। तो जल के मोलों की संख्या ये निकल गई, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, यहीं तक आपका हो चुका है, ठीक है। इसी सवाल में यदि कहता कि मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह या मोल अंश निकालो, या कहता एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालो, तो कैसे निकालोगे, बात वही है। यदि आपसे कहेगा कि एथिल अल्कोहल का मोल अंश, ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाओ, सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक। आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह, अब ये हमें एथिल अल्कोहल का ये X2 मान लो, यानी कि Chi2 बोल दीजिए इसको, वैसे काई से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मली। अब किसका पूछ रहा है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कहाँ है, एथिल अल्कोहल के बाहर, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या N2 बट्टे N1 + N2, नीचे N1 + N2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि कुल मोलों की संख्या जल के मोल और एथिल अल्कोहल के मोल, यानी कुल मोल जोड़ दो। चलिएगा, अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है भाई, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 अपॉन ये कितना है, N1 की मान 4 और ये 2, ये तो दोनों 6 ही रहेगा, 2/6 हो जाएगा, एक कितने का जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, और 1/3 का मतलब 0.3333 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रही होगी, देखिए 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ गया, 1/3 को 1 में 3 का भाग करेंगे तो 0.333 आता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जल के मोलों की संख्या और इन दोनों के मोलों की संख्या 0.67 और 0.33, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 0 और 1 इतना आ जाएगा, 1 देख लो, नहीं तो 7 3 10 की 0, 6 3 9 1 10, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि किसी भी विलयन में यदि 2 पदार्थ हैं, जैसे कि जल और एथिल अल्कोहल, 2 पदार्थ हैं और दोनों पदार्थों से हमें एक का पता चल गया कि एक के मोलों की संख्या 0.67 है, तो दूसरे के निकालने की इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको पता चल गया कि एक के मोलों की संख्या 6-7 है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, 1 में से घटा देंगे। जब 1 में से 0.67 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक चीज़ और समझ लो, यदि मैं कह दूं कि यदि इसमें जल के मोलों की संख्या, यानी कि एक पदार्थ है जिसमें A और B 2 मिले हुए हैं, यदि मैं A का मोल प्रवाह मैंने बता दिया 0.45 है, तो B का मोल प्रवाह कितना होगा, 1 में से ये घटा देंगे तो 0.55 आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि इन दोनों का मोल प्रवाह जोड़कर 1 आएगा, यानी कोई भी विलयन है, कोई भी दुनिया का कोई भी विलयन हो, उसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए होते हैं उन सभी का यदि मोल प्रवाह निकाल के जोड़ोगे
तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए एक और सवाल लेते हैं, आपकी सारी दिमाग की नसें अभी खुल जाएंगी, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा यहाँ पर मिटा रहूँगा नहीं, चलिएगा इतना ही मिटा दे रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा ठीक है, देखिए इससे ही मैं काम लूँगा। क्या है, मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पर आपका 180 ग्राम जल को, और यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं आपका 120 ग्राम एथिल अल्कोहल। चलो एथिल अल्कोहल को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एथेनोइक अम्ल कर दे रहा हूँ। चलो एथेनोइक अम्ल, चलिएगा एथेनोइक अम्ल के मिश्रण में जल के मोलों की संख्या। अब जल का मोल प्रवाह आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही काम करेंगे जो अब तक करते हुए आए हो। सबसे पहले क्या दिया है, जल दे रखा है 180 ग्राम, तो जल का भार या जल की मात्रा कितनी दे रखी है, 100, जल लिख देंगे, जल की मात्रा या जल का भार ऐसे लिख दीजिए, जल का भार कितना है 180 ग्राम। ओके ठीक है, जल होता है H2O, ठीक है। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 प्लस 16। आपको पता ही है कि H का 2 अणु, आपको समझ में आ ही रहा होगा, H का 1 अणुभार हो गया, 2 अणु है तो 2 की मल्टीप्लाई O 16। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 दूनी 2, 2 और 16 18 हो गया। ये इतना समझ में आ गया। अब जल के मोलों की संख्या निकालोगे, वो मैं N1 मान ले रहा हूँ, तो क्या लगेगा, बाहर जल का बाहर बट्टे जल का अणुभार, सिंपल सी बात है। तो जल का बाहर कितना, जल का बाहर अब की बार दे रखा है 180 ग्राम, ठीक है। जल का अणुभार कितना 18 से 180 आसानी से कट जाएगा, तो 18 एकन 18, 18 दाई के, यानी कि 18 दाम के 180 सीधे सीधे कट गया। इतना तो आप जानते ही हो, बायोलॉजी वाले भी समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। अब आता है एथेनोइक अम्ल। तो भैया एथेनोइक अम्ल की मात्रा कितनी दे रखी है, 120 ग्राम दे रखी है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एथेनोइक अम्ल का भार कितना दे रखा है, 120 ग्राम। ओके, और इसका एथेनोइक अम्ल होता क्या है भाई, एथेनोइक अम्ल लिख दे रहा हूँ मैं, एथेनोइक अम्ल का अणुभार, एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। चलिएगा देखो कितना बैठेगा इसका, C का हो गया 12 प्लस H का हो गया 1 गुणा, ये हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि 3 अणु हैं। C का कितना हो जाएगा 12 प्लस O का 16 प्लस फिर से 1 और O आ गया 16 प्लस फिर कितना H आ गया 1, तो दोनों जोड़िएगा, 12 प्लस 1 3 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया, देखिएगा 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 10 27, 27 और 1 28, 28 28 28 और 32 कितना हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 28 और 32 हो जाएंगे 60 आ गया आपका। तो कुल मिलाकर इनको जोड़ दोगे, बायोलॉजी वाले जोड़ लेंगे आसानी से, तो 60 आ जाएगा। चलिए एथेनोइक अम्ल का अब हम निकालेंगे, वही काम करेंगे जो अब तक करते हुए आए हैं हम। एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, ये हम N2 मान ले रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही चीज जो अब तक करते आए हैं, भार बट्टे अणुभार N2। एथेनोइक अम्ल का भार कितना है, एथेनोइक अम्ल का भार ये दे रखा 120, एथेनोइक अम्ल का भार 120, इसका अणुभार कितना आया है 60 आया है। 60 से इसको काट देंगे 6 दूनी 12, तो N2 का मान कितना आ गया 2, तो इसमें 2 मोल निकले आए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, जल का नहीं, आप हाँ जल के मोलों की संख्या निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल के मोल अंश, जल का मोल प्रवाह निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जल का मोल प्रवाह यानी कि जल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या को हमने N1 से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पे N1 नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू, जल के मोलों की संख्या कितनी आई है 10 आई है, 10 अपॉन नीचे आ जाएगा 10 प्लस 2,
10 + 2 क्यों आया? क्योंकि जल के मोलों की संख्या 10 है और एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या 2 है, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 है। ठीक है, तो 10 बट्टे नीचे हो जाएगा 12। अब 2 से काटना चाहो काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब 5 में आप आसानी से किसका भाग कर सकते हो? 6 का। कैसे? ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 6 अट्ठे 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, बचेंगे कितने? 2 बचेंगे। पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे, तो यानी कि 0.8333 इसी तरीके से आता रहेगा, तो 0.83 कह सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जल का मोल प्रवाह इतना आ गया। ठीक है, तो ये जल, ठीक है, H2O भी लिख सकते हो साथ में। ठीक है, H2O या काई बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब आपसे पूछने लगे कि एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या निकालो, तो आप आसानी से निकाल दोगे। 1 माइनस और 0.83 कर दीजिए, कितना बचेगा? आपको समझ में ही आ रहा होगा कितना? 0.17 बचेगा। तो ये एथेनोइक अम्ल यानी कि इस तरह से निकल जाएगा, आपके एथेनोइक अम्ल के मोल प्रवाह निकल आएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक विलयन में जो भी पदार्थ होते हैं उन सभी का मोल प्रवाह कितना होता है? 1 होता है। तो अब आपको उनमें से एक पता चल गया कि 0.83 है, तो दूसरा 0.17 बैठेगा, क्योंकि तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बैठेगा? 1 बैठ जाएगा, नहीं तो जोड़ लो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, कितना शानदार और जानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश ज्ञात करो। किसके? ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। देख लीजिए, अब के क्या दिया है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए प्यार से करो, सवाल को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भार अनुसार 25% विलयन है, तो क्या दे रखा है? भार अनुसार, ठीक है, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, तो ये ग्लिसरॉल का विलयन है। क्या है? विलयन दे रखा है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये जो विलयन है, विलयन कितना है? 25%। 25%। तो विलयन में क्या चीज मिलेगी भाई? आपको पता है कि विलयन में जल होगा और ग्लिसरॉल का विलयन है, तो ग्लिसरॉल और जल मिला के एक विलयन बनाया गया है। तो उसमें कि यदि भाई 100% यदि विलयन लिया है, विलयन की मात्रा यदि 100% है और उनमें से 25% ग्लिसरॉल है, तो यानी 25 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसमें ग्लिसरॉल कितना होगा? ग्लिसरॉल होगा आपका 25 ग्राम और जल कितना होगा? जल उसमें होगा आपका 75 ग्राम। ठीक है भाई, 100% आपका 100 ग्राम, ऐसा समझ लीजिए, 100% या 100 ग्राम, 100 ग्राम आपका जलीय विलयन है। और ये कह रहा है कि 25% ग्लिसरॉल का विलयन बनाया गया है, तो 25% उसमें यानी कि 25 ग्राम, 100 में से 25 ग्राम जल, 25 ग्राम ग्लिसरॉल, बाकी बचा हुआ क्या होगा? जल। तभी तो 25% का विलयन बनेगा। इतना तो समझी गए। चलिए, बाकी अब आपको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। जल का अणुभार क्या बनेगा? जल का H2O का अणुभार बना दो। अणुभार कैसे निकलेगा? आपको पता ही है कि H का होता है 1 × 2 + 16, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2 + 16, 18 हो गया। अब ग्लिसरॉल का अणुभार निकालो। ग्लिसरॉल का अणुभार, अब भाई बड़ी दिक्कत है। ग्लिसरॉल का आपको क्या होना चाहिए पता? ग्लिसरॉल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई ग्लिसरॉल का फॉर्मूला? C3H8O3 ये होता है। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। C का कितना? 12 है, गुणा 3 की जगह 3, फिर प्लस H का कितना? 1 × 8, फिर प्लस O का 16 × 3, तो कितना हो जाएगा? 12 × 36 + 8 + 16 × 48। सबको जोड़ दो
48, इसमें से 2 लेंगे तो 50 हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 6, 50 और ये 30, 80, 80 और 6 86, 86 और यहाँ पर 6 बचे हुए हैं, 86 और 6 कितना हो जाएगा, 86 और 92 हो जाएगा। ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, 92। और जोड़ लीजिएगा 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 4 और 3 7 और 2 9, सिंपल सी बात है 92। ठीक है, चलिएगा। अब आपको यहाँ पे जल का भार पता चल गया, जल का अणु भार पता चल गया, तो जल के मोलों की संख्या भी निकाल दो साथ के साथ। जल के मोल, सिंपल सी बात, तो N1 तो वही भार बट्टे, क्योंकि हमको दोनों चीज़ निकालनी होती है ना। भार कितना है, भार है इसका 75 ग्राम, अणुभार कितना है 18। ठीक है, अब इसका आप गुणा भाग करना चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, वैसे ये 3 से कट जाएगा। कैसे कट रहा है देखिए, 7 5 12, नीचे 8 और 1 9, 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6 और बचेंगे 1 3 पंजे 15, 3 6 18, ये कट गया। तो इसको 25/6 बोल दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, बाकी इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलेगा। ऐसे ही इसके ग्लिसरॉल के मोल कितने होंगे, ग्लिसरॉल के मोल N2 मान लिए हमने, और कितने, इसका भी वही भार बट्टे अणुभार। ग्लिसरॉल का भार कितना है, ग्लिसरॉल का भार है 25 ग्राम, अणुभार कितना आया है 92, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25/92 ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो यहाँ के बाद में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल का मोल अंश। ठीक है, ग्लिसरॉल तो Chi1 बराबर क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या हमने N2 मानी है, नीचे कुल मोलों की संख्या N1 + N2, इनकी वैल्यू रख दीजिए। N2 की वैल्यू कितनी है 25/92, और नीचे क्या आ जाएगा आपका N1 + N2। N1 की वैल्यू कितनी है 25/6 प्लस ये हो जाएगा आपका 25/92, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आए तो बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देना, यहाँ तक कर लीजिए। पहले इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से, इसको कर लीजिए पहले, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ। ठीक है, इसको कर लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, इस लाइन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बायोलॉजी वाले थोड़े से दिक्कत करते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए उनके लिए सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। ऊपर 25/92 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप क्या कर दीजिए 6 गुणा 92 सीधे सीधे ले लीजिए, 92 की गुणा 25 में कर दीजिए, 6 की गुणा 25 में कर लीजिएगा। तो 92 की गुणा 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 90, 225, 225 और 5 230, 2300 हो जाएगा ये, प्लस 6 की गुणा इसमें करेंगे 25 छिक्के 150, ये हो जाएगा आपका। अब आपका 25/92 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 23 2450 अपॉन ये हो जाएगा 6 गुणा 92। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 25 गुणा 6 गुणा 92, नीचे हो जाएगा 92 गुणा 2450, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा 92 से ये 92 कट जाएगा और आपका जो बचेगा वो और लिख दीजिए 25 गुणा 6/2450, ये आ जाएगा। अब देखिएगा 25 से इसको काट सकते हैं हम, कैसे काट सकते हैं, 25 से नहीं कटे तो 5 से काट दीजिए, क्योंकि 5 25 और 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, फिर 4 बचा और ये 5 5 9 45 0। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 5 गुणे 6/490, ये आ जाएगा। अब इसको फिर 5 से काट देंगे हम, कैसे काटेंगे 5 9 45, फिर 4 बचे और 5 बट्टे 40, तो 6/98 आ गया। अब
इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और ये काट जाएगा 2 चौका 8, 2 18। ठीक है, ये आ गया आपका। अब 3 में 49 का भाग कर देंगे, 3 में 49 का भाग। अब 49 का भाग बड़ा कठिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे पहले आप 49 की जगह पर 3 में सीधे सीधे 50, 5 का भाग करके देखो, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो 5 छिंग 30, सीधे सीधे 30 6 बार चला जा रहा है, तो ये आपका 6 के लगभग ही जाएगा। देखिए 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, 49 का 3 में नहीं भाग गया, पॉइंट लगाया 0। अब 30 में भी भाग नहीं जा रहा है 49 का, तो फिर एक 0 लगाई। अब ये 300 हो गया, तो अब 6 बार चला जाएगा। 6 नाम 54 का 4 और 6 चौक 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये आ जाएगा। इतना आ गया, तो 0.06, 0.06 इतना आ गया मोल अंश। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या इतनी आ गई। जल के मोलों की संख्या निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपको, देखिएगा 0.6 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.94, तभी तो ये दोनों मिला के 1 बैठेगा। तो ये है आपका, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इसमें ये है मोल प्रवाह निकालने का कॉन्सेप्ट, कि इसमें जो भी जलीय विलयन दे रखा है तो उसमें एक में जल मान लो, एक में दूसरी चीज़ मान लो, और फिर उनके मोलों की संख्या निकाल लो, फटाक से कर दीजिएगा सवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो पदार्थ होंगे, जैसे इसमें जल है और एक ग्लिसरॉल था, तो जल के मोलों की संख्या निकालो पहले, उसके लिए जल का बाहर, जल का अणु बाहर। दूसरा ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल का बाहर, ग्लिसरॉल का बाहर, ग्लिसरॉल का अणु बाहर। फिर आप दोनों का उसमें भाग करके मोलों की संख्या निकालो। फिर जिसका भी मोल प्रवाह चाहिए उसकी मोलों की संख्या ऊपर नीचे, कुल मोलों की संख्या, बाकी का कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को।